बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंटिन्यूइंग द मॉड्यूल द टॉपिक्स ऑफ ब्लॉक 6 और हेड एंड नेक मॉड्यूल से सीमेट से पहले टॉपिक किया था हमने नॉइस का। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ही ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या होता है, सिंपली जिसे हम कहते हैं कि अंधापन है या किसी को नज़र नहीं आ रहा। ब्लाइंडनेस की WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, विजुअल इक्विटी ऑफ लेस दैन 3/60 और इट्स इक्विलेंट और इनएबिलिटी टू काउंट फिंगर्स इन डे लाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ मीटर्स। अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, या 3 पार्ट्स आप कह लें। बेसिकली विजुअल इक्विटी ऑफ लेस दैन 3/60, इसका क्या मतलब है? विजुअल इक्विटी यानी जो आप देख रहे होते हैं, विजुअल इक्विटी कैसे चेक कर रहे होते हैं आप? ये जब भी कोई आइस, मोस्टली आप में से स्टूडेंट्स को ग्लासेस लगे होंगे तो जाते हैं आप आइसाइट चेक कराएं, तो जिस चार्ट से चेक करते हैं ना, जिसके ऊपर वो WE उल्टा करके सीधा करके डिफरेंट वे में लिखा होता है, M लिखा होता है, वो उससे आप क्या उस चार्ट से बेसिकली चेक कर रहे होते हैं, स्नेलन्स चार्ट से विजुअल इक्विटी। अब विजुअल इक्विटी लेस दैन 3/30 का मतलब ये होता है, 3/60 का मतलब ये है कि जो चीज़ आम इंसान को 60 मीटर्स के डिस्टेंस पे नज़र आ रही थी वो इस इंसान को 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे नज़र आएगी। मतलब कि एक नॉर्मल पर्सन विद नॉर्मल विजुअल इक्विटी वो उस चीज़ को सपोज एक चेयर पड़ी है, वो 60 मीटर अवे से भी देख सकता है, लेकिन अगर उसी इंसान को वो चेयर देखनी है, वो कुर्सी पड़ी हुई देखनी है, तो वो 3 मीटर की रेंज में देख सकता है। मतलब कि उसकी विजुअल इक्विटी इतनी कम हो गई है कि जो चीज़ उसको 60 मीटर पे नज़र आनी थी अब उसको 3 मीटर पे नज़र आएगी, अगर वो 3 मीटर तक पड़ी हुई है तो इसे हम कहेंगे ब्लाइंडनेस अकॉर्डिंग टू WHO, या फिर इसका इक्विवेलेंट हो। ये सेकंड पार्ट हो गया कि विजुअल इक्विटी इतनी हो या फिर इसको इक्विवेलेंट किसी और तरह से मेजर करें हम, तो इस एज इक्विवेलेंट टू दिस है। या फिर क्या हो कि आप डे लाइट में मीटर्स के डिस्टेंस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स आप अपनी फिंगर काउंटिंग नहीं कर सकते। आपको कोई इंसान बताता है, पूछता है ये कितनी उंगलियां हैं, तो आप नहीं बता सकते, तो इसे हम कहते हैं ब्लाइंडनेस एज़ पर WHO डेफिनेशन। या सादा आपने कहना हो कि वो इंसान जिसे नज़र नहीं आ रहा। अब ब्लाइंडनेस का कंप्लीट मतलब ये नहीं होता कि इंसान को बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा है, वो भी सीन होता है, लेकिन ये भी है कि जब आपको आपकी आई साइट इस हद तक कमज़ोर हो चुकी है कि आपको चीज़ें नहीं नज़र आ रही सही से, तो वो भी ब्लाइंडनेस में आता है। और उसकी एक ये बता दिया है कि वो चीज़ जो आपको 60 मीटर के डिस्टेंस पे नज़र आ जानी थी अब वो नहीं नज़र आ रही है आपको। ओके, अब है इसकी कॉजेज़ क्या क्या होती हैं ब्लाइंडनेस की। डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया इसको। डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैटरेक्ट है। ट्रैकोमा क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज़ है आई की, जिसे बैक्टीरिया कॉज करता है, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस। कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट सबसे ज़्यादा जो आई के पेशेंट्स आते हैं ना, मोस्टली आपके OPD में और वार्ड्स वगैरह में, वो कैटरेक्ट और ग्लाकोमा के होते हैं। कैटरेक्ट में होता है कि लेंस की ना ओपेसिफिकेशन हो जाती है। लेंस की अब ये लाइक वो क्लियर फ्लूइड से बना हुआ है, प्रोटीन्स हैं उसके अंदर, तो वो अगर वो ओपेसिफिकेशन उसकी हो जाए, ओपेसिफिकेशन का मतलब कि उसके अंदर डिफरेंट पैचेस बन गए जहाँ पे कुछ एक्यूमुलेट हुआ है, तो वो लेंस के अंदर एक्यूमुलेशन होती है डिफरेंट उसके पार्ट्स में, ओपेसिफिकेशन हो जाए तो उससे कैटरेक्ट हो जाता है, जिसके हम सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं आम अल्फाज में, आम जुबान में, लेमैन लैंग्वेज में। मेल न्यूट्रिशन, विटामिन A की डेफिशिएंसी। विटामिन A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग वो विजन। बायोकेम में भी आपने भी मतलब अभी नहीं तो पहले साइंस में पढ़ा हुआ है सबने बायोलॉजी में कि विटामिन A डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो माल न्यूट्रिशन यानी विटामिन A डेफिशिएंसी स्पेसिफिकली होगी तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। कॉर्नियल ओपेसिटी, कॉर्निया के अंदर ओपेसिफिकेशन हो गई है। अनकोरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स के उससे या तो मायोपिया या हाइपर मायोपिया, उससे दूर से नहीं नज़र आता या करीब से नहीं नज़र आता, और उसको करेक्ट ना करें, वो ऐसे छोड़ दें, तो वो भी ब्लाइंडनेस की तरफ जाता है। ग्लाकोमा, इसे काला मोतिया कहते हैं। ये 2% पॉपुलेशन के अंदर ये कॉज है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस में 2% ये कंट्रीब्यूट करता है। ग्लाकोमा में ना बेसिकली जो ऑप्टिक नर्व है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, वो उसकी डिजनरेशन हो जाती है। अब वो उसकी मोस्ट कॉमनली क्या कॉज होती है कि इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हो जाता है, तो इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, आई का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो रही, उसकी वजह से अल्टीमेटली जो ऑप्टिक नर्व है उसके ऊपर इश्यूज़ आते हैं, उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से ग्लाकोमा हो गया। कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कि बाय बर्थ ही कोई मसला हो, डेवलपमेंट ही ना प्रॉपर हुई हो। DM एंड HTN, ये DM स्टैंड्स फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस एंड HTN हाइपरटेंशन। जब आप हिस्ट्री लेते हैं ना वार्ड्स में जाके, तो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं DM HTN। तो डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन इन डिजीज़ की वजह से भी
इवेंचुअली इफेक्ट होता है आइज़ के ऊपर, जैसे डायबिटीज़ में स्पेसिफिकली कहते हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। एक्सीडेंट है, कोई ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये सारी कॉजेज़ हैं मेनली। कैटरेक्ट था, ट्रॉकोमा था, इसको एक दो दफ़ा आप रीड करेंगे ना तो आपको, अभी आपने आई तो नहीं पढ़ी हुई डिटेल से, लेकिन आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा कि ये जो भी थी कंडीशंस ये रेलिवेंट टू आई थी। अब रेलिवेंट टू आए हैं तो फिर वो ब्लाइंडनेस की कॉजेज़ ही होंगी। कैटरेक्ट है, ट्रॉकोमा है, माल न्यूट्रिशन, ये तो आपको पहले ही याद है ना, विटामिन ए डेफिशिएंसी से नाइट वो ब्लाइंडनेस होनी है। बाकी आपने याद करनी, कैटरेक्ट और ग्लाकोमा भी सबने सुना होगा। डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, उस लिंक से याद रखें कि ये भी कॉज करती है ब्लाइंडनेस। एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी एक्सीडेंट है, ग्लाकोमा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैटरेक्ट और कंजेनिटल डिसऑर्डर्स। अब नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी स्पेसिफिकली होगी तो उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, जो मैंने बताया था कि मेन होता ही विटामिन ए का लिंक होता है विद नाइट ब्लाइंडनेस। जीरोसिस यानी ड्राई आइज़, आपने बायोकेम में भी पढ़ी होगी डिटेल से, तो बायोकेम में ये आ गया होगा पाथवे, आई गेस फर्स्ट ईयर में ही है विटामिन ए का, वो विटामिन, हाँ जी फर्स्ट ईयर में ही है, तो वहाँ पे वो सारा डिटेल से ना विटामिन ए का रोल बताया हुआ है, बेसिकली ये ब्लाइंडनेस में कैसे रोल प्ले करता है। उसके बाद है जीरोसिस, जीरोसिस मीन्स ड्राई आइज़। उसके बाद है बाइटॉट स्पॉट, केराटोमेलेशिया, कॉर्नियल हेजीनेस, ये दोनों रहने दें, कॉर्नियल हेजीनेस आप याद रख लें। उस केराटोमेलेशिया, केराटो जहाँ पे वर्ड आता है वो रेलिवेंट टू आई ही आ रहा होता है, वो कैराटाइटिस वगैरह, मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही होती है आई का डिफरेंस। आई में भी आगे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है ना, हर किसी की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो उससे रिस्पेक्टिव टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द आई, एक कैराटाइटिस है, यूवीआइटिस है, स्क्लेराइटिस है। अच्छा, अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, यूवी रेडिएशन, न्यूट्रिशन, आई इंजरीज। अच्छा, ये ऊपर वाले तो फैक्टर्स वो हैं कि जो ऑलमोस्ट हर डिजीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जब आप हिस्ट्री भी लेते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को आपने इन काउंट रखना होता है। आप कोई सिनेरियो पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी सबसे पहले आपने देखना होता है इस पेशेंट की एज क्या है, क्योंकि कुछ डिजीज़ कुछ स्पेसिफिक एज में कॉमन होती हैं। जेंडर क्या है, जेंडर कुछ स्पेसिफिक जेंडर में कॉमन होती हैं। मोस्टली जो एज के एक्सट्रीम्स होते हैं ना, यानी बच्चे और बूढ़े, उनको ज़्यादा मतलब ज़्यादातर तो ओल्ड एज में उनको बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। जो दरमियान वाली पॉपुलेशन है उनमें नॉर्मली जो डिफरेंट डिजीज़ की प्रेवलेंस कम होती है। जेंडर है, कुछ डिजीज़ मेल में ज़्यादा होती हैं, कुछ फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। फैमिली हिस्ट्री लेनी होती है आपने कि फैमिली में पहले तो नहीं है मसला, कुछ कंजेनिटल डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं। उसके बाद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह। अब एज में ओल्डर एडल्ट्स मोर देन 50 ईयर्स में ज़्यादा ब्लाइंडनेस होती है। जेंडर में फीमेल्स में ज़्यादा होती है ड्यू टू देयर लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड हार्मोनल चेंजेस और कंपैरेटिवली उनका लाइफ स्पैन लॉन्गर होता है। ओके, इंटरेस्टिंग चीज़ है। फैमिली हिस्ट्री में अगर ब्लाइंडनेस की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो वो कोई किसी भी डिजीज़ की जब फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है तो आपके अंदर इंसिडेंस का उसका चांस ज़्यादा होता है कि वो आगे बच्चों में भी जाए। उसके बाद डायबिटीज़ में डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस। ये इंपॉर्टेंट है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी ब्लाइंडनेस की एक बहुत मेन और लीडिंग कॉज होती है। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाती है। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन, मोस्टली ये सारे ही आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं, तो डिफरेंट डिजीज़ की तरफ आपको लेके जाते हैं। स्मोकिंग में कैटरेक्ट का चांस ज़्यादा हो रहता है। मैक्यूलर डिजनरेशन, अब मैक्यूला फिर आई का एक पार्ट है, तो मैक्यूला की डिजनरेशन हो जाती है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी यानी ऑप्टिक नर्व में इशू आएगा। अब आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, सनलाइट या वेल्डिंग वगैरह, वेल्डिंग करते हुए, इसलिए वो प्रोटेक्टिव आगे ग्लास पहनते हैं कि उसकी वजह से आपकी आइज़ को इफेक्ट होगा। न्यूट्रिशन में विटामिन ए, सी, ई और मिनरल्स लाइक जिंक, सेलेनियम वगैरह, इनकी डेफिशिएंसी होने से मेनली इनमें से विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होगी। अब आई इंजरीज एंड ट्रॉमा डायरेक्टली टू द आई और हेड, अगर आई पर डायरेक्टली ट्रॉमा है तो उसकी वजह से हो सकती है, या हेड पे कोई ट्रॉमा है उसकी वजह से वो ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है ना अराउंड द इकाइमोसिस वगैरह, या स्वीयर ट्रॉमा है तो वो हेड का ट्रॉमा ही, सपोज बेस ऑफ स्कल के ऊपर कोई ट्रॉमा है वो आई को इन्वॉल्व कर सकता है, ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व कर सकता है, तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। इन्फेक्शंस में क्या है कि कुछ इन्फेक्शन जैसे ट्रैकोमा किसकी वजह से हुआ था, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस की वजह से, कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन। कंजक्टाइवा ना एक लेयर होती है
कॉर्निया और स्क्लेरा के ऊपर एक लेयर होती है, तो उसे कहते हैं कंजक्टिवा। मैं आपको डीपली तो नहीं स्ट्रक्चर्स बता रही आई के, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत बता रही हूँ कि कंजक्टिवा उसके आई के ऊपर एक लेयर होती है, उसे कंजक्टिवाइटिस, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो कंजक्टिवाइटिस कहेंगे। एंडोफ्थेल्माइटिस हो सकता है। रिफ्रैक्टिव एरर्स में जैसे मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, इनको अगर करेक्ट ना किया जाए। आई डिजीज़ में ग्लोकोमा, कैटरेक्ट, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन या रेटिनल डीअटैचमेंट। रेटिना पीछे से आई में जो रेटिनल लेयर होती है अगर वो डिटैच हो जाए तो उसको कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, डिटैच फ्रॉम द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। अब प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, ये सारे वो फैक्टर्स थे, ये कॉमन सी बातें थी, एक दफ़ा ही रीड करने से आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा, ये सुन लें तो भी याद हो जाएगा। अब इसकी प्रिवेंशन क्या करनी है हमने, मेन जो डॉक्टर्स का फोकस होता है प्रिवेंशन आती है कम्युनिटी मेडिसिन में। कम्युनिटी मेडिसिन इज़ ऑल अबाउट प्रिवेंशन। क्या आपने जो आपका सीमेट का इनफैक्ट जो पेपर आ रहा था 4th ईयर में, वो भी मेनली प्रिवेंशन पे बेस करता है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का काम ही प्रिवेंशन का है। वो डिज़ीज़ को ना बिफोर हैंड उन्होंने प्रिवेंट करना होता है कि वो डिज़ीज़ आए ही ना पॉपुलेशन में। जबकि मेडिसिन में जाके एक डिज़ीज़ आने के बाद ट्रीट करना हो तो मेडिसिन में जाते हैं, और डिज़ीज़ को पहले ही आपने उसकी रूट कॉज को ख़त्म करने की कोशिश करना, पूरी कम्युनिटी में ओवरऑल उस डिज़ीज़ को ख़त्म करना हो तो वो प्रिवेंशन करनी होती है। प्रिवेंशन सीमेड कम्युनिटी मेडिसिन के अंडर आती है, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स करते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हर जगह आती है प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर। प्राइमरी केयर अभी इसमें क्योंकि टाई का टॉपिक है तो स्पेसिफिक रेफरेंस टू आई है। प्राइमरी आई केयर में क्या होता है कि रोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोविजन ऑफ टॉपिकल टेट्रासाइक्लिन। अब प्राइमरी आई हेल्थ केयर एक तो वो उसके अंदर के आपने साफ़ सुथरा रखना होता है आई को, और ना अगर डिज़ीज़ आ गई है तो अब टॉपिकल आपने देनी है मेडिसिन, विटामिन ए कैप्सूल हो सकते हैं या टेट्रासाइक्लिन। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, पीरियोडिक आई एग्जामिनेशन, ट्रेन लेडी हेल्थ वर्कर्स LHW, लेडी हेल्थ वर्कर्स टू प्रमोट पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन, गुड डाइटरी हैबिट्स। प्राइमरी केयर में ना हमेशा ये होता है कि आपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी होती है, आपने अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, डाइट अच्छी रखनी है, और इन केस मसला बनता है तो साथ आप मेडिकेशंस ले सकते हैं। सेकेंडरी आई केयर में है कि अब ना थोड़ा सा ये डिज़ीज़ का एडवांस लेवल आ गया कि डिज़ीज़ ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई है, तो अब आपने क्या करना है कि आप मैनेजमेंट इसकी अवेलेबल करेंगे बेसिक हेल्थ यूनिट्स में, रूरल हेल्थ बेसिक हेल्थ सेंटर्स या बेसिक हेल्थ यूनिट BHU में, रूरल हेल्थ सेंटर RHC में, THQ में, और मोबाइल आई कैंप्स वगैरह अरेंज करने ताकि लोगों की आँखों का बाकायदा मुआयना किया जा सके। टर्शरी आई केयर टीचिंग हॉस्पिटल्स में दी जाती है जहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशंस होती हैं। स्पेसिफिक प्रोग्राम्स क्या किए जा सकते हैं जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स या पब्लिक हेल्थ वालों ने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स क्या करवाने हैं कि ट्राकोमा के कंट्रोल, जैसे वो बैक्टीरिया से होते हैं उसके कंट्रोल के लिए मेजर्स की जाएँ। स्कूल में आई हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए बच्चों को, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस दिया जाए, पोलियो वैक्सीन के साथ साथ विटामिन ए भी दिया जाए। ऑक्यूपेशनल आई हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए कि उन ऑक्यूपेशंस में जैसे वेल्डिंग वगैरह में जहाँ पे लोग ज़्यादा प्रोन हैं आई डिज़ीज़ से या जिसे ज़्यादा खदशा है वहाँ पे उसकी प्रॉपर मेजर्स की जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन ए कैप्सूल्स। ये 2 तरह के होते हैं, ब्लू कैप्सूल और रेड कैप्सूल। ब्लू कैप्सूल में 1 लाख यूनिट्स होते हैं विटामिन ए के, और रेड कैप्सूल में 2 लाख होते हैं, ठीक है। और ब्लू वाला जो सा है ना वो 6 मंथ्स के लिए होता है, 6 मंथ से 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के लिए, और जो रेड कैप्सूल है वो 1 से लेकर 5 ईयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन के लिए होता है। इसका कोई निमोनिक से याद रख सकते हैं, जैसे विटामिन B1 होता है ना तो B से 1 याद रख लें, और R2 का वैसे कोई निमोनिक नहीं बन रहा तो B1 से याद रख सकते हैं आपने कोई इसको और निमोनिक बनाना हो। तो ब्लू कैप्सूल में 1 लाख यूनिट्स होते हैं और रेड कैप्सूल में 2 लाख यूनिट्स होते हैं।